हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित चैप्टर पहला, जो कि है जैव प्रक्रम पहला पोषण, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या होती है। प्रश्न का मतलब है कि मनुष्य का जो प्रत्येक जबड़ा होता है, जबड़े का मतलब होता है मुंह, उसमें अग्रवर्णकों की संख्या, अग्रवर्णक हमारे दांत होते हैं, तो इसकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 1 जोड़ी, दूसरा है 2 जोड़ी, तीसरा है 3 जोड़ी और चौथा है 4 जोड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला 3 जोड़ी। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है, यानी कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, उस प्रक्रिया में जो मुक्त ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत क्या होता है। आप लोग को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में तो पता ही होगा। वो अभिक्रिया जो कि क्या करती है, जब पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, इन सभी चीज़ों से मिल करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन भी निकलता है। तो वो ऑक्सीजन हमारा कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है एटीपी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला जल, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, फिर जो मुक्त ऑक्सीजन निकलता है वो हमारे पानी के कारण निकलता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस हमारी कहाँ से निकलती है जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा है जल से, तीसरा वायु से, उसके बाद है चौथा पर्णहरित के विघटन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जल से। जल से निकलती है हमारी ऑक्सीजन गैस। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिख जाए। तो चौथा प्रश्न है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है। ऐसा पोषण जो कि स्वयं से हो जाता है और वो स्वयं से करते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं तो हम स्वपोषी नहीं हैं, हम तो परपोषी हैं ना, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो स्वपोषी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो अपने खाने को खुद ही बनाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारी मम्मी भी तो खाना बनाती है ना, तो हम लोग भी स्वपोषी हो गए हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। हम लोग की मम्मी क्या करती हैं, खाने को पकाती हैं, बनाती नहीं है। अपने खाने को तो पौधे ही बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, और हम बने बनाए खाने को केवल पकाते हैं और पका करके खाते हैं। तो इस प्रश्न का यही मतलब है कि जो स्वपोषी पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों में, उसके लिए क्या क्या जरूरी है।
पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, अपने जड़ों से, जमीन से जल, उनके पास खुद ही होता है क्लोरोफिल, और फिर लेते हैं सूर्य से सूर्य का प्रकाश, तो ले करके बनाते हैं अपने भोजन को। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है हमारा। क्या प्रश्न है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक होता है, उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रेना और दूसरी स्ट्रोमा। तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? पहला है प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया, तीसरा वाला ऑप्शन है हमारा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में जो क्रिया होती है वो होती है हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। 6वां प्रश्न है हमारा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? तो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसके लिए हमारे पास दिए हैं 4 ऑप्शन। पहला है जड़ में, दूसरा पत्तियों में, तीसरा तने में और चौथा फूल में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, पत्तियों में। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न है हमारा। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि जो पौधे होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो जाता है, यानी कि क्या होता है, हवा में जो प्रदूषण, पॉल्यूशन है वो कम हो जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है प्रोटीन। तो क्या है हमारा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, प्रकाश संश्लेषण। पता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा। अगला 8वां प्रश्न है हमारा। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? आहार नाल मतलब कि जो हमारा आहार नाल है जिसमें से भोजन जाता है, उसमें जो पेशीय संकुचन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा पाचन, दूसरा है क्रमाकुंचन, तीसरा है परिसंचरण और चौथा है अवशोषण। तो आहार नाल का जो हमारा पेशी संकुचन होता है उसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन। इसे आप क्रमानुकुंचन भी कह सकते हैं। अगला 9वां प्रश्न है हमारा। यकृत स्रावित करता है, यानी कि जो हमारा लीवर है यकृत, वो क्या स्रावित करता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास लार, दूसरा है अग्नाशय रस, तीसरा है जठर रस और चौथा है पित्त रस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पित्त रस, यानी कि यकृत जो स्रावित करता है वो पित्त रस को स्रावित करता है। ऐसा आप लोग को नहीं करना कि यकृत में लगा दिए लार को स्रावित करता है। लार तो हमारे मुंह से निकलता है, अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है हमारा। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, यानी कि हम ह्यूमंस में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 2 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 3 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 4 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 5 जोड़ी। तो हम मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा। ग्रासनली द्वार पर, इसको मैं जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि संरचना कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे आप लोग बना लीजिएगा। उपास्थि में के बाद आपको लिख लेना है संरचना।
उपास्थि संरचना कहलाती है? पहला ऑप्शन है ईपीफेरिंग्स, दूसरा है घाटी ढापन, तीसरा है एल्वियोलाई और चौथा है श्लेष्मावरण। तो ग्रास नली के द्वारा यानी कि जो हमारा आहार नाल है उस पर जो पत्ती के समान उपास्थि संरचना है वो कहलाती है हमारी घाटी ढापन। इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है हमारा, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। मतलब जो आहार नाल है हमारा उसमें सी के आकार की जो संरचना है वो क्या है? पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा है ग्रहणी, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है कृमिरूपी परिशेषिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रहणी। इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हम ह्यूमन जो है हमारे में दूध के दांत कितने निकलते हैं? जब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे ना तब आपके मुंह में कितने दूध के दांत हुआ करते थे? अब ऐसा नहीं कि बोले सबसे पहले तो एक ही दो दांत थे, ऐसा नहीं बोलना आप लोग को। पूरे प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पूरा मिला करके बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 20, दूसरा है 24, तीसरा है 28 और चौथा है 32। तो हम जो ह्यूमंस हैं हमारे में दूध के दांतों की संख्या 20 है। इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है हमारा, कृमि रूपी परिशेषिका ... का भाग है। मतलब कि जो कृमि रूपी परिशेषिका जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। अब इससे मुझे ये याद आ गया कि कृमि रूपी परिशेषिका तो झूठ में ही दिया है। मतलब कि इतनी शुद्ध हिंदी भाई किसको ही याद रहने वाली है। इससे अच्छा तो अपेंडिक्स लिख देता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि कृमि रूपी परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स किसका भाग है। आप लोग के लिए इतना कंटेंट प्रोवाइड करने में और इतना चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाने में हमारी तो पूरी जान ही निकल जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और ना ही वीडियो को लाइक किया होगा। बस आए देखें और चले गए, और यहाँ आप लोग को पढ़ाने में हमारा तो पूरा कचूमड़ का तेल निकल जा रहा है। मतलब कि कितनी मेहनत हो जा रही है। सबसे पहले कंटेंट को बनाना, फिर उसे वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड करना, चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाना। तो बस इसीलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है। आप और वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आप चले जाइए। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। कृमि रूपी परिशेषिका किसका भाग है? यानी कि जो अपेंडिक्स है वो किसका भाग है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास छोटी आंत, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है ग्रास नली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला पॉइंट, यानी कि बड़ी आंत। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है हमारा, जठर रस निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? सबसे पहला ऑप्शन है अग्नाशय भित्ति से, दूसरा है क्षुद्रांत्र भित्ति से, तीसरा है आमाशय भित्ति से और चौथा है यकृत भित्ति से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, यानी कि आमाशय भित्ति से। इसके बाद 16वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? सबसे पहला है कार्डियक ग्रंथि, दूसरा है पाइलोरी ग्रंथि और तीसरा है फंडी ग्रंथि, चौथा है लार ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि में ना हमारे तीनों आते हैं। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक तीनों आते हैं। लेकिन जो लार ग्रंथि है ये नहीं है हमारी एक जठर ग्रंथि। तो यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चौथा वाला लार ग्रंथि।
इसके बाद अगला 17वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा ऑप्शन है पीयूष और चौथा है थायराइड ग्रंथि। और ये प्रश्न तो लगातार कई बार पूछा जाता है, यानी कि हम ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यकृत। इसके बाद अगला 18वां प्रश्न है हमारा, पित्त का निर्माण होता है, यानी कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर या किस में होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है पित्ताशय में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है अग्नाशय में और चौथा है वृषण में। तो ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पर ना लगभग 90% स्टूडेंट गलत कर देंगे कि जो पित्त का निर्माण है वो पित्ताशय में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पित्त का निर्माण होता है हमारे यकृत में और वो स्टोर होता है पित्ताशय में। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। इसके बाद अगला 19वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मतलब कि निम्नलिखित मतलब नीचे जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी में से हम ह्यूमन यानी मनुष्यों की लार में क्या पाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, तीसरा है पेप्सिन और चौथा है दोनों कौन कौन से? टाइलिन एवं लाइसोजाइम। तो इसका यही चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कि जो मनुष्य है मतलब कि हम लोग जो हैं हमारी लार में पाया जाता है टाइलिन एवं लाइसोजाइम। इसके बाद अगला 20वां प्रश्न है हमारा, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? सबसे पहला ऑप्शन है लार ग्रंथियों से, दूसरा है अग्नाशय से, तीसरा है जठर ग्रंथियों से और चौथा है ये सभी। तो रेनिन का जो स्राव होता है ये होता है हमारी जठर ग्रंथियों से। इसके बाद अगला 21वां प्रश्न है हमारा, पित्तरस की रासायनिक प्रकृति क्या है? अब ये प्रश्न में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। वो बोलते हैं कि पित्तरस जो है हमारा ये अम्लीय है, लेकिन ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला क्षारीय प्रकृति का, यानी कि जो पित्तरस है ये क्षारीय है। इसके बाद अगला 22वां प्रश्न है हमारा, ट्रिप्सिन ... पाचन में सहायता करता है, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये किसके पाचन में सहायता करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वाला है प्रोटीन, तीसरा वाला है वसा और चौथा वाला है तीनों। तो ट्रिप्सिन जो है हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग बोर होकर के चले मत जाइएगा। अगर एक भी प्रश्न छोड़ दिया ना तो यकीन मानिए कि वही आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सारे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहे तो आप लोग पढ़ते पढ़ते कैसे थक जाते हैं? और आपको तो टॉपर बनना है ना, एक एक नंबर की लड़ाई है, आपको सब कुछ पढ़ के चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है हमारा, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, यानी कि जो एमाइलेज एंजाइम है ये क्या क्रिया करता है? सबसे पहला है हमारा प्रोटीन पर, क्या एमाइलेज एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करता है? या फिर दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट पर, तीसरा है वसा पर और चौथा है लवड़ों पर। तो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट पर। एमाइलेज एंजाइम जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। इसके बाद अगला 24वां प्रश्न है हमारा, अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? यानी कि जो अग्नाशयिक रस है
ये किस चीज़ के पाचन में सहायक होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन के, दूसरा है प्रोटीन एवं वसा के, तीसरा है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, चौथा है ये सभी। तो जो हमारा अग्नाशयिक रस है ये इन सभी के पाचन में सहायता करता है, यानी कि प्रोटीन के भी, वसा के भी और कार्बोहाइड्रेट के भी। अभी हमारे 6 प्रश्न और बचे हैं, आप लोग भूलिएगा मत कि आप लोग को सारा देख करके जाना है। 25वां प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है, यानी कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है इसका सबसे अंतिम उत्पाद क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है मंड और चौथा है खनिज लवण। तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है इसका अंतिम उत्पाद है मंड। इसके बाद 26वां प्रश्न है हमारा, आंत्रीय रस का स्रावण होता है, यानी कि जो आंत्रीय रस है, हमारे आंत का रस है, वो कहाँ से निकलता है? सबसे पहला ऑप्शन है सीकम द्वारा, दूसरा है पाइलोरी ग्रंथियों द्वारा, तीसरा है लीवर कुहन की दरारों द्वारा और चौथा है ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, सीकम के द्वारा। इसके बाद अगला 27वां प्रश्न है हमारा, जठर रस में कौन नहीं पाया जाता, यानी कि जो हमारी 4 चीज़ें नीचे दी हुई हैं इनमें से कौन सा जठर रस में नहीं पाया जाता? सबसे पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है जठर लाइपेज। तो जठर रस में इसमें से ना ट्रिप्सिन वाला जो है ये नहीं पाया जाता। इसके बाद अगला 28वां प्रश्न है हमारा, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक का प्रमुख कार्य है, यानी कि जो जठर रस में उपस्थित है हाइड्रोक्लोरिक इसका प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहला है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करना, दूसरा है भोजन के माध्यम को अम्लीय रखना, तीसरा है निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि जो जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका प्रमुख कार्य ये तीनों है। ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय रखता है और निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय भी करता है। इसके बाद लास्ट के 2 प्रश्न बचे हमारे। 29वां प्रश्न है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम जो प्रोटीन को इनहेल करते हैं, खाते हैं, उसका पाचन तो होता ही है। तो सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मुख गुहिका में, दूसरा है ग्रास नली में, तीसरा है आमाशय में और चौथा है आंत में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, आमाशय में। अब अगला आखिरी प्रश्न है हमारा, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। इससे आप लोग फ्रुक्टोज को फ्रक्टोज लिख लीजिएगा ऐसे, इसमें से 2 को हटा देना है। वो क्या है कि जल्दी जल्दी लिखने में और कंटेंट तैयार करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है। तो क्या है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है? नहीं, ये तो हम लोग ने देख लिया था। हम लोग 30वां वाला कर रहे हैं कि वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। सबसे पहला है सुक्रेज और इसके बाद दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है लाइपेज और चौथा है नॉस्टेज। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी तक हमारे चैनल को नहीं जानते। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं खुद एक टॉपर के द्वारा।
तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आपको कोई ऐसी वीडियो भेज दें जिसमें के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं। और अगर कोई भी डाउट या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आप लोग को पूछनी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। जैसे मैंने ये वाला सेशन लाया है, मैं साइंस का क्या कर रही हूँ कि लगातार आप लोग को बायोलॉजी के सारे चैप्टर का प्रोवाइड करवा दूँगी, क्योंकि मैंने देखा है क्या है कि मैं पढ़ चुकी हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे क्या करते हैं, साइंस तो पढ़ेंगे बट वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते और आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ ही आने वाले हैं। जो लिखने वाला है वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन पता है ये जो MCQ वाले हैं इसमें अगर एक भी गलत हो गया तो आपके OMR पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तुरंत कट जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए MCQ की प्रैक्टिस ला रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। कीप स्टडी, कीप स्माइल।